वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSc होम साइंस BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे प्रिपरेशन के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आइए हम अब वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फूड। सबसे पहले शुभांगिनी जोशी ने लिखा है, फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, फूड नॉरिशेस द बॉडी। ये जो लाइन है ये किसने लिखा है? शुभांगिनी जोशी ने। अगर आपको ये पूछता है ये लाइन देख के कि किसने लिखा है तो आपको याद रहेगा ये शुभांगिनी जोशी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आहार के प्रकार। आहार हमारे जो आहार वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आहार हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला संतुलित आहार और असंतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? जिसमें सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। और असंतुलित आहार अब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता असंतुलित आहार कहलाता है। मतलब असंतुलित आहार में आपको कोई भी पोषक तत्व कम हो या फिर कुछ अधिक हो तो वो आपका असंतुलित आहार माना जाएगा। ठीक है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, ये हमारे पोषक तत्व हैं। वसा तंत्रिका ऊतक का निर्माण करने में सहायता देती है। ठीक है। और खनिज लवण इनका 2 कार्य है, एक निर्मात्मक कार्य है और एक नियात्मक कार्य। निर्मात्मक क्योंकि खनिज लवण निर्माण करने का भी कार्य करता है और नियात्मक कार्य भी खनिज लवण का है। और मतलब कम मात्रा में आवश्यक लवण को हम लोग ट्रेस कहते हैं। ट्रेस कम मात्रा में आवश्यक लवण को ट्रेस कहा जाता है। ठीक है। अब पोषक तत्वों की मात्रा, हमारे भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कार्बोज 60 to 70%। कार्बोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, इस वजह से कार्बोज की मात्रा हमारे पोषक तत्वों में अधिक होनी चाहिए भोजन में। प्रोटीन 20 से 30 और वसा हमारा 10 से 15% तक होना चाहिए हमारे भोजन में। ठीक है। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों को वर्गीकरण 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पोषक तत्वों के आधार पर। सबसे पहले है पोषक तत्वों के आधार पर, कार्य के आधार पर, नम्रता के आधार पर, उद्गम के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है भोज्य पदार्थों का कितने भागों में बांटा गया है, तो भोज्य पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। भोजन पकाने पर भोजन का रंग। ठीक। सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो हमें तो पता ही होगा क्लोरोफिल के बारे में, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं क्योंकि ये हरे रंग का पदार्थ होता है जो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। लेकिन देखते हैं भोजन पकाने के टाइम क्लोरोफिल पे क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन पकाने पर ताप का क्लोरोफिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्लीय माध्यम में, अगर अम्लीय माध्यम में पकाते हैं तो भोज्य पदार्थ का में पीलापन आ जाता है और क्षारीय माध्यम में तो इसका जो हरा रंग है और गहरा हो जाता है। तो क्या था क्लोरोफिल? क्लोरोफिल जो एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो कि हमारा भोज्य पदार्थों में हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसको नॉर्मल पकाने पे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसमें अम्लीय माध्यम में पकाएंगे तो इसमें अत्यधिक पीलापन आ जाता है। और अगर इसको क्षारीय माध्यम में पकाएंगे तो जो इसका हरा रंग है वो और अच्छा हरा हो जाता है। ठीक है। कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? ये पीले रंग का पदार्थ होता है जो पीली नारंगी सब्जियों में पाया जाता है। इसका रंग ताप पर अम्लीय क्षारीय माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर ताप पर अम्लीय क्षारीय माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एंथ्रोसाइनिन। यह लाल गुलाबी जामुनी रंग का पदार्थ होता है जो मुख्यतः चुकंदर, जामुन व काला गाजर में पाया जाता है। और क्या कहते हैं एंथ्रोसाइनिन क्या होता है? अम्लीय माध्यम में यह हल्के लाल रंग का तथा क्षारीय माध्यम में ये नीला रंग का हो जाता है।
तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि एंथ्रोसाइनिन अम्लीय माध्यम में पकाने में इसका रंग क्या हो जाता है, या फिर क्षारीय माध्यम में पकाने में क्या हो सकता है। कैरोटीन से पूछ सकता है, या फिर ये कैरोटीन से भी पूछ सकता है अम्लीय और क्षारीय माध्यम, क्लोरोफिल से भी अम्लीय या क्षारीय माध्यम पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप क्लियर कर लीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या पहले हमारा था क्लोरोफिल का है कि ये हरे रंग का पदार्थ होता है, इसमें अम्लीय और क्षारीय माध्यम में मतलब सॉरी इसको पकाने में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्लीय माध्यम में ये पीले रंग का होने लगता है और क्षारीय माध्यम में और गहरा हो जाता है। कैरोटीन का अम्लीय और क्षारीय ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये उसी रंग का होता है। नेक्स्ट हमारा है एंथ्रोसाइनिन, यह गुलाबी जामुनी रंग का पदार्थ होता है जो चुकंदर गाजर चुकंदर काला गाजर और जामुन में पाया जाता है। ये अम्लीय और अम्लीय माध्यम अगर इसको हम पकाएंगे तो ये हल्का लाल रंग हो जाता है, और परंतु अगर क्षारीय माध्यम में पकाएंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारा है फ्लेवोन्स। फ्लेवोन्स क्या है, यह सफ़ेद रंग की सब्जियों में पाया जाता है। ताप व अम्लीय माध्यम में यह प्रभावित रहता है, क्षारीय माध्यम में यह पीले रंग का हो जाता है। मतलब ताप और अम्लीय माध्यम में अप्रभावित रहता है, सॉरी, और यहाँ पे प्रभावित हो गया, अप्रभावित रहता है, और क्षारीय माध्यम में इसका रंग पीला हो जाता है। मतलब जो फ्लेवोन्स है एक सफ़ेद रंग की सब्जी है, जब हम इसको अम्लीय माध्यम में या फिर ताप पर पकाते हैं तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसको हम क्षारीय माध्यम में पकाएंगे तो ये पीले रंग का हो जाता है, ठीक है। हम लोग सब्जियों के 4 कलर पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? क्लोरोफिल पढ़ चुके हैं, कैरोटीन पढ़े हैं, एंथ्रोसाइनिन पढ़े हैं और फ्लेवोन्स पढ़े हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, चीनी को अधिक गर्म करने पर वह सुनहरी कत्थई तथा अत्यधिक गर्म करने पर काली हो जाती है। इस क्रिया को कैरामलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आपको कैरामलाइजेशन क्रिया अगर पूछता है तो क्या है, ये चीनी को अत्यधिक गर्म करने की प्रक्रिया है, और अत्यधिक गर्म करने पे उसके कलर में परिवर्तन जो होता है उसको कैरामलाइजेशन क्रिया कहते हैं। इतना हम लोग का भोजन से ताप का प्रभाव हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, ब्लांचिंग। ये क्या है कि पदार्थ को पहले तेज गर्म पानी में डालकर तत्पश्चात ठंडे पानी में डालकर छिलके हटाना, इसको हम लोग ब्लांचिंग कहते हैं। सेंडिंग, कत्ते काटना, मतलब भोज्य पदार्थों को बहुत ही बारीकी टुकड़े को काटना। ये आप 2 नाम याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधियाँ। तो सबसे पहले विधि हमारा है आर्द्र ताप विधि। इसमें है क्या, इसको देखिए 5 प्रकार के होते हैं। उबालना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबालते हैं। आर्द्र ताप विधि में हम लोग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भोजन को उबालते हैं। खदकाना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक खदकाना। न्यूनतम तरल पाक, इसको पोचिंग भी कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम तरल पाक को पोचिंग कहते हैं। पोचिंग क्या कहते हैं, तो न्यूनतम तरल पाक। स्ट्यून करना, मतलब धीमी आंच पर 98 डिग्री सेल्सियस पर पकाना। भाप द्वारा, इसकी 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और प्रेशर कुकिंग या फिर दबाव के द्वारा पकाना, ठीक है। ये भाप की 3 विधियां थी। आर्द्र ताप को 5 भागों में करते हैं। कौन कौन सा, उबालना, खदकाना, न्यूनतम तरल द्वारा पकाना, स्ट्यूम द्वारा और भाप द्वारा, ठीक है। और दूसरी क्या कौन सी विधि है, शुष्क ताप विधि। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, ग्रिल करना, भूनना, सेकना, भड़ भूजे में फुलाना, ठीक है। भड़ भूजे में फुलाना, ये हमारा था शुष्क ताप विधि। नेक्स्ट हमारा है वसा द्वारा। गहरी विधि से तलना, उथली विधि था, लेकिन सॉरी यहाँ पे पुथली लिखा गया है, उथली विधि से तलना, चिकनाई द्वारा, शुष्क विधि द्वारा तलना, ठीक है। वसा द्वारा ये था। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोवेव द्वारा पकाना और सौर ऊर्जा द्वारा पकाना। माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाना और सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना। भोजन पकाने की हम लोग की 5 विधियाँ थी। कौन कौन सी थी, आर्द्र ताप द्वारा, शुष्क ताप द्वारा, वसा द्वारा, माइक्रोवेव द्वारा और सौर ऊर्जा द्वारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, खाद्य पदार्थों में जीवाणु एंजाइम्स भोजन में विद्यमान कीट, कृमि, चूहों की उपस्थिति के कारण खराब हो जाते हैं। ये था हमारा कि हमारा भोज्य पदार्थ जो है
क्यों खराब होता है? तो जीवाणु, एंजाइम्स, भोजन में विद्यमान कीट, कृमि, चूहे की उपस्थिति के कारण वो खराब हो जाते हैं। अब है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। खराब होते हैं, आप उसको संरक्षण कैसे करेंगे? पहला है ऑक्सीकारक द्वारा। ऑक्सीकारक विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीकारक करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने या तत्व विवरण करने के लिए गर्म करना। अगर हम लोग का मतलब उबालना है, इसको कहते हैं, कोई चीज़ उबाल देते हैं तो उसमें आधे के आधे, जैसे आप पानी को ही ले लीजिए, गंदा पानी होता है, उसको उबाल देते हैं तो उसके सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा विषाक्त अवरोधक। धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सिरका और शराब, इसका प्रयोग करते हैं अवरोधक करने के लिए। धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सिरका, शराब का प्रयोग भी, सिरका और शराब का भी प्रयोग हम भोज्य पदार्थों के संरक्षण में करते हैं। निर्जलीकरण, सुखा के। ठीक है। ऑटोमेटिक अवरोधक, सिरप के प्रयोग से हम ऑटोमेटिक अवरोधक करते हैं। कम ताप निष्क्रियता, प्रशीतन। प्रशीतन क्या है? प्रशीतन का प्रयोग व्यावसायिक और घरेलू रूप से अत्यधिक प्रयोग किए जाने वाला प्रक्रिया है। जैसे कि पका हुए आलू को अगर हम लोग मतलब आलू को पकाते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं, उसको अगर हम लोग बाहर रख देते हैं तो तुरंत ही खराब हो जाता है, मतलब कुछ देर में खराब हो जाता है। लेकिन हम लोग कच्चे आलू को काफ़ी दिनों तक संग्रहण करके अपने भंडार में रखते हैं या फिर रखते हैं, क्योंकि आलू तो इकट्ठा हम लोग का घर में रहता है, तो वो हम लोग ठंडी अंधेरी जगह में रखते हैं जिससे वो खराब नहीं होता है। अब देख लेते हैं ये क्या है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है। पुराने समय में नमक, सिरका, तेल, चाशनी का प्रयोग किया जाता है। इससे अचार और मुरब्बा संरक्षित होता है। अब आधुनिक समय में सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन कर दे अचार और मुरब्बा को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पुराने समय में अगर मतलब आप लोगों को सिरका, तेल, चाशनी का नाम भी दे सकता है, लेकिन अधिकतर तो यही पूछेगा, सोडियम बेंजोएट या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, यही ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? ऐसे कौन से खाद्य सप्लीमेंट था जो पूरक आहार डाइटरी सप्लीमेंट की तरह प्रयोग करता है? मतलब कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट की तरह प्रयोग करते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दवाओं के रूप में लेते हैं, तो क्या है हम लोग का? मल्टीविटामिन, मिनरल सप्लीमेंट, फैटी सप्लीमेंट, मतलब मोटे होने के लिए, मल्टीविटामिन, विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए हम लोग ये सब चीज़ें बाज़ार में गोली, कैप्सूल या फिर पाउडर के रूप में हमारा उपलब्ध होता है और लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? आंवला और नींबू। आंवला और नींबू से हमारा इम्यूनिटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि आंवले और नींबू में सबसे अच्छा विटामिन सी पाया जाता है और आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, जिससे हम लोग को इम्यूनिटी बढ़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फूड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, आप भी इससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये था हम लोगों का आज फूड, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग कल के क्वेश्चंस जो थे उस पर बात करते हैं कि कल के क्वेश्चंस का आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? टाइलिन नामक एंजाइम किस रस में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है हमारा लार में पाया जाता है, लार में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मुख्य कार्य है पित्तरस बनाना, और पित्तरस हमारा कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। ठीक है, यकृत जो है पित्तरस बनाता है और पित्ताशय में वो संग्रहित होता है। प्रोटीन के पाचन से क्या होता है? प्रोटीन के पाचन, जब प्रोटीन पचा जाता है तो वो अमीनो अम्ल में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशय में ट्रिप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय में पाया जाता है। फिर रेनिन एंजाइम कौन से रस में पाए जाते हैं? तो रेनिन एंजाइम जो है जठर रस में पाया जाता है। ठीक, शरीर में वसा कहाँ संग्रहित होता है? तो शरीर में वसा ऊतकों में संग्रहित होता है। इंसुलिन के अत्यधिक स्रावण से कौन सी बीमारी होती है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, किसके कारण? ब्यूटरिक अम्ल के कारण जो है मक्खन में एक सुगंध पाई जाती है। दूध के प्रोटीन को कैसीन कहते हैं, दूध के प्रोटीन को कैसीन कहते हैं, और गेहूं के प्रोटीन को ग्लूटेन कहेंगे। ये था हमारा 10 क्वेश्चनों के आंसर, आप लोग खुद चेक कर लीजिए आप लोगों का कौन कौन सा आंसर सही था।
और इस अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। देखिए 10 क्वेश्चन आपने लोगों ने सही किया, आपकी तैयारी कितनी है। समय बहुत कम है, तो आज के लिए बस इतना ही।